हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे विद्युत से संबंधित कुछ नियम के बारे में। जब हम हाउस वायरिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी चीज़ कहीं पे लगा देते हैं, जैसे पंखे को कितनी ऊंचाई पे लगाना चाहिए, बल्ब को कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, बोर्ड को कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, कहाँ पर किस सर्किट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सारी जानकारी सभी टेक्नीशियनों को नहीं होती है। तो हम यहाँ पर विद्युत अधिनियम के अनुसार जो वायरिंग के नियम दिए गए हैं उस वायरिंग के नियम को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुल 15 नियम लिखे गए हैं, हालांकि नियम बहुत सारे होते हैं, तो हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं तो अभी देखिए यहाँ पर 15 पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे कि 15 पॉइंट कौन कौन से होते हैं हाउस वायरिंग के नियम के अंतर्गत, यानी कि नियम के अनुसार हम कहाँ पर क्या चीज़ें लगाएंगे आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग में है विद्युत वायरिंग के नियम, यानी कि जो हमारा विद्युत वायरिंग का कुछ नियम होता है वो क्या क्या नियम होता है, किस प्रकार से उसको फॉलो करना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा नियम है वायरिंग के लिए जो भी वायरिंग सामग्री मार्केट से खरीदी जाती है उस सामग्री पर आईएसआई का चिन्ह होना चाहिए। जैसे आप कोई सोना खरीदते हैं, कोई महंगी वस्तु खरीदते हैं, तो आप पहले ये देखते हैं कि ये सामान लोकल है या ओरिजिनल है। उसी प्रकार से जो हमारी विद्युत से संबंधित सामग्री होती है उसमें भी आईएसआई मार्का होता है। उस मार्का को देखकर ही आपको सामान लेना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले ये नियम रहा। और दूसरा नियम हमारा है वायरिंग के स्टार्टिंग में कंट्रोलिंग स्विच लगाया जाना चाहिए, जिससे पूरी वायरिंग की सप्लाई को एक साथ बंद या चालू किया जा सके। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हम वायरिंग कर लेते हैं पूरे घर की, तो उसके पहले आपको एक ऐसी स्विच लगानी चाहिए जिसको अगर हम ऑफ कर दें तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए कि घर में अगर किसी को कोई करंट का झटका लग रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो उस कंडीशन में हम इधर उधर दौड़ते रह जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि जहां से बिजली का वायर आ रहा है, यानी कि खंबे से अगर मान लीजिए हमारा बिजली का केबल आ रहा है, उसके बाद हम अपने घर की वायरिंग करते हैं, तो जहां पर बिजली का केबल आया वहीं पर हम एक ऐसी स्विच लगा दें जिससे हम पूरे घर की लाइट को बंद कर सकें या चालू कर सकें। तो इस प्रकार से आपको एक स्विच का ऐसा स्विच इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम पूरे घर की लाइट को ऑन ऑफ कर सकें। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस हो जाती है आपके घर के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तीसरे नियम को देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नियम हमारा है वायरिंग की सुरक्षा के लिए फ्यूज या एमसीबी का उपयोग किया जाना चाहिए और इसे हमेशा फेज वायर के श्रेणी में ही जोड़ना चाहिए। मतलब कि वायरिंग की सुरक्षा कौन कौन प्रदान कर सकता है, जैसे हमारा फ्यूज होता है और एमसीबी होता है, ये वायरिंग के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे फ्यूज का मतलब ये है कि ये करंट के ऊपर कार्य करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में लोड अधिक हो जा रहा है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो रही है, उस कंडीशन में फ्यूज हमारा उड़ जाता है जिससे पूरी सर्किट ब्रेक हो जाती है। मतलब एक जगह से अगर सर्किट ब्रेक हो गई तो हमारे पूरे घर में सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये हमारा एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज हो या एमसीबी हो, दोनों करंट पे ही डिपेंड करती है। और उसको कहाँ पे लगाना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है और इसे हमेशा फेज वायर के श्रेणी में ही लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्यूज है और एमसीबी है इसको फेज के श्रेणी में ही लगाना चाहिए, मतलब फेज वायर में ही लगाना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्यों कही गई हैं, फेज में ही क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हमारे घर में न्यूट्रल की सप्लाई आती है और फेज की सप्लाई आती है, उस कंडीशन में अगर हम फेज के वायर को टच कर देते हैं तो उस कंडीशन में व्यक्ति को करंट लग जाता है। अगर न्यूट्रल के वायर को टच करते हैं तो करंट नहीं लगता है। तो यहाँ पर फ्यूज और एमसीबी का सीधा सीधा मतलब ये है फ्यूज वायर में लगाने का कि अगर मान लीजिए एमसीबी के द्वारा सप्लाई कट कर दी गई या फिर फ्यूज के द्वारा सप्लाई कट गई, तो उसके बाद से आउटपुट में आपका फेज नहीं मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर फेज वायर में एमसीबी या फ्यूज लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट ये है वायरिंग में उपयोग किए गए न्यूट्रल वायर में कभी भी कंट्रोल युक्तियां या स्विचों को नहीं जोड़ना चाहिए। तो यही बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वायरिंग में जो भी हम कंट्रोल डिवाइसें लगा रहे हैं उसको न्यूट्रल वाले वायर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल वायर खुद उदासीन है। न्यूट्रल वायर में हमको करंट भी नहीं लगता है, तो इसलिए न्यूट्रल के वायर में हमको एमसीबी या स्विच या फिर फ्यूज नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से नियम में बताया गया है।
यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट ये है, सभी कंट्रोल बोर्ड के स्विच को हमेशा फेज वायर के श्रेणी क्रम में ही जोड़ना चाहिए। जब हम किसी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई हम बोर्ड बना दिए, उस बोर्ड में कुछ स्विचें लगाई गई हैं, तो उस बोर्ड में जो स्विचें लगाई गई हैं उन स्विचों की कंट्रोलिंग फेज वायर के लिए होनी चाहिए, फेज वायर के लिए ही होनी चाहिए, न्यूट्रल के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब कि उस बोर्ड में जब हम फेज लेके जा रहे हैं स्विचों में ना, तो उस फेज की सप्लाई स्विच से आउट होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के घर में वायरिंग करने जाते हैं या फिर कोई मेंटेनेंस का कार्य करने जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं स्विच को ऑफ कर दीजिए। स्विच को ऑफ कर देने का मतलब ये है कि अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमको ये लगता है कि फेज की सप्लाई कट गई है, तो इसलिए फेज की सप्लाई को हमेशा स्विच में ही जोड़ना चाहिए और स्विच से आउट करवा के उपकरणों को देना चाहिए। इससे अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो हम किसी भी उपकरण के पास न्यूट्रल और फेज के तार को आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल तो हमको मारेगा नहीं और फेज हमने स्विच से काट दिया, तो इसीलिए वहां पर हम आराम से हाथ से भी कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए सभी कंट्रोल स्विचें कहाँ पे जुड़नी चाहिए, फेज वायर में ही जुड़ी होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है, वायरिंग को दो भागों लाइट एंड फैन तथा पावर सर्किट में बांटना चाहिए। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे घरों में कुछ बड़े उपकरण होते हैं और कुछ छोटे छोटे उपकरण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में फैन है, लाइट है, या फिर इसके अतिरिक्त गीजर है, एसी है। तो जो गीजर एसी हो गया ना, ये बड़े उपकरण हो गए, इनको पावर सर्किट में रखा जाना चाहिए। और जो हमारे लाइट फैन हो गए, इसको लाइट और फैन वाली सर्किट में रखा जाना चाहिए। अब लाइट और फैन वाली सर्किट क्या होती है, पावर वाली सर्किट क्या होती है, इसके बारे में समझ लीजिए। जो हमारी लाइट फैन वाली सर्किट होती है उसमें हम पतले तार का इस्तेमाल करते हैं, तो पतले तार के द्वारा हम लाइट और फैन को आराम से चला सकते हैं, वायर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसी पतले तार से गीजर और एसी को चलाना चाहें तो वायर जल सकते हैं और वायर में ज़्यादा एम्पेयर फ्लो होने के कारण वायर बार बार खराब हो सकते हैं। इसीलिए पावर सर्किट को अलग रखना चाहिए, मतलब पावर सर्किट को मोटे वायर से बनाना चाहिए और लाइट फैन सर्किट को पतले वायर से बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए दोनों ही सर्किटों को अलग अलग रखना चाहिए। पावर सर्किट के लिए मोटे वायर का इस्तेमाल करना चाहिए और लाइट फैन सर्किट के लिए पतले वायर का इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया लाइट एंड फैन सर्किट में पतले वायर एवं कम रेटिंग वाले सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। बात वही है कि अगर हम लाइट फैन के लिए जो सर्किट बना रहे हैं, जो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पतले वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें जो हमारी सहायक सामग्री होगी उसको कम रेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फैन और लाइट के लिए हम 6 एम्पियर की भी एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 एम्पियर की भी एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं लोड के अनुसार। तो यहाँ पर आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि कम रेटिंग का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ पतले वायर का इस्तेमाल हम इस सर्किट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है पावर सर्किट में मोटे वायर एवं उच्च रेटिंग वाली सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम पावर के लिए बताए ना कि अभी मोटा वायर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मान लीजिए एसी है चलाना है, गीजर चलाना है, तो ये सब ज़्यादा वाट के होते हैं, 2000 वाट से ज़्यादा के होते हैं। तो उस कंडीशन में हम पतले वायर से नहीं चला सकते उसको, क्योंकि पतला वायर लाइट और फैन के लिए है। तो यहाँ पर मोटे वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम मोटे वायर का इस्तेमाल करेंगे तो मोटे वायर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोटे वायर से ज़्यादा एम्पियर फ्लो करवाना है। तो ज़्यादा एम्पियर फ्लो करवाना है, इसका मतलब जो इसके साथ सहायक सामग्री लगेगी, जो कंट्रोलिंग डिवाइस लगेगी, वो सब ज़्यादा रेटिंग की लगाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो अगर मान लीजिए 1.5 टन की एसी हमको चलाना है तो हम 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर की एमसीबी के द्वारा नहीं चला सकते, वो बार बार ट्रिप करती रहेगी। तो इसके लिए हमको उस एसी के पावर के अनुसार आपको उच्च रेटिंग वाली सहायक सामग्री लगानी चाहिए। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद देखिए 9वां पॉइंट हमारा ये है, लाइट एंड फैन वाले सर्किट में 10 उपकरणों से ज़्यादा उपकरणों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि ये लिखा गया है लाइट और फैन वाले सर्किट में 10 उपकरणों से ज़्यादा उपकरणों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कोई लाइट के लिए पतले वायर से सर्किट बनाए हैं तो उसमें 10 उपकरणों से अधिक उपकरण आप नहीं जोड़ेंगे। 10 उपकरण का मतलब ये हो गया कि 10 लाइट जोड़ दें, या फिर 5 लाइट और 5 पंखे जोड़ सकते हैं, या फिर 2 पंखे और 8 लाइट जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 10 उपकरणों को एक सर्किट में कनेक्ट करना है अगर वो लाइट फैन के लिए बनाई गई है तो।
अब यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पावर सर्किट में दो बड़े उपकरणों से ज़्यादा उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए। जो हमारी पावर सर्किट बनाई गई है, यानी कि मोटे वायर से जो सर्किट बनाई गई है, उसमें आप दो से ज़्यादा बड़े उपकरणों को नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लीजिए कि एक पावर सर्किट हम मोटे वायर से बनाए हुए हैं, तो उस सर्किट में आप या तो एसी गीजर चला सकते हैं, या फिर गीजर और कोई बड़ा आयरन चला सकते हैं, या फिर हीटर और गीजर चला सकते हैं। इस प्रकार से आपको लोड को बांट बांट के चलाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर दो ही उपकरण आपको इस्तेमाल करने हैं उस सर्किट से जो बड़े उपकरण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, लाइट एंड फैन वाले परिपथ में जोड़े गए 10 पॉइंट में 800 वाट से अधिक पावर खपत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर वाट रेटिंग भी बता दिया कि अगर हम 10 उपकरण को लाइट और फैन वाली सर्किट में रख रहे हैं तो उन 10 उपकरणों के टोटल लोड को जोड़ना चाहिए, और टोटल लोड 800 वाट से अधिक नहीं होने चाहिए। तो अगर 800 वाट से अधिक हो रहा है तो वो लाइट और फैन की सर्किट खराब हो सकती है। तो इसलिए आपको जब लाइट और फैन वाली सर्किट में उपकरणों को जोड़ना है, 10 उपकरण आपको जोड़ना है और वो सभी को मिला के 800 वाट से कम होना चाहिए। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है, पावर वाले परिपथ में जुड़े 2 पॉइंट में 3000 वाट से अधिक पावर खपत नहीं होने चाहिए। यानी कि लाइट और फैन सर्किट के लिए 800 वाट और जो हमारी पावर सर्किट होती है उसके लिए 3000 वाट। जैसे हम मान के चलते हैं कि एक हमारा गीजर है 1500 वाट का और एक हमारी एसी है 1500 वाट की, तो हम यहाँ पर उस सर्किट में दोनों उपकरणों को एक साथ चला सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए कि हमारे पास गीजर है 2000 वाट का और एक हमारे पास आयरन है 1000 वाट का, तो भी हम उसको चला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास गीजर है 2500 वाट का और आयरन है हमारा 1000 वाट का, तो 2500 और 1000 जब जोड़ेंगे तो वो 3500 वाट के आसपास में हो जा रहा है। तो आप उन दोनों उपकरणों को उसमें नहीं जोड़ सकते, नहीं चला सकते। इससे क्या हो सकता है कि हमारे जो वायर हैं, पावर सर्किट के जो वायर लगाए गए हैं, ये गल सकते हैं, खराब हो सकते हैं, या फिर जो हमारी सहायक डिवाइसें लगी हैं वो खराब हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है 13वां पॉइंट, स्विच बोर्ड हमेशा कमरे में इंटर गेट के बाएं या दाएं साइड पर स्थापित किया जाना चाहिए। अब इसका मतलब समझिए, जो स्विच बोर्ड होता है ना, जब हम दरवाजे को खोलें तो उसी साइड में वो हमारा स्विच बोर्ड होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के पीछे जाके स्विच को ऑन करें, ये सही नहीं है। जहाँ से हम दरवाज़ा को खोलते हैं जस्ट उसके बगल में ही हमारा स्विच बोर्ड होना चाहिए। दरवाज़ा बाएं से भी खुलता है, दरवाज़ा दाएं से भी खुल सकता है। अगर मान लीजिए दाएं से खुल रहा है तो दाएं साइड में आपका स्विच बोर्ड होना चाहिए, और बाएं खुल रहा है तो बाएं साइड में आपका स्विच बोर्ड होना चाहिए। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है, स्विच बोर्ड को फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। जो हमारा स्विच बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड को 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। मतलब 1.3 मीटर की ऊंचाई पर स्विच बोर्ड हमारा होना चाहिए, ताकि उसको हम आसानी से ऑपरेट कर सकें, उसके स्विचों को आसानी से प्रेस कर सकें। तो आई होप आपको ये जो ऊंचाई है बोर्ड की, ये आप समझ पा रहे होंगे। 1.3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर पॉइंट है, भवन में स्थापित सभी प्रकार की लाइट की ऊंचाई फर्श से 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि भवन में स्थापित जितनी भी लाइटें हैं वो 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के आप यह कह सकते हैं कि 2.25 मीटर की ऊंचाई पर हमारी लाइट लगाई जानी चाहिए। तो अगर हमारी लाइट 2.25 मीटर पर लग रही है फर्श से, तो वो हमारी लाइट पूरे कमरे में अच्छे प्रकाश की व्यवस्था कर पाएगी। तो आई होप आपको ये सारे 15 नियम समझ में आए होंगे, 15 पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।